नमस्कार। आइए सुनते हैं आशा पूर्णा देवी जी की लिखी कहानी जो नहीं है वही। गायत्री ने काफी देर तक अपने को आईने के सामने खड़े होकर निहारा, सामने से, पास से। आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खूबी है कि जिसके चलते उसे संसार के सारे मर्द उसकी ओर ललायत नजर से देखते रहते हैं। कम से कम श्रीपति की तो यही धारणा है। इस धारणा को क्या बदला नहीं जा सकता, जिसके चलते श्रीपति को ना तो तनिक चैन है और ना गायत्री को टुक आराम। अवश्य ही बदला जा सकता है। मर्द जात की आंखों में सचमुच लुभावना बने रहने की इच्छा होने पर एक तरह के गौरव का बोध तो होता ही है। इस बात को स्वीकार करने पर अपनी हेटी जरूर होती है, लेकिन इसे पूरी तरह झुटलाना भी गलत होगा। लेकिन गायत्री इस तरह का दावा करने वाली सुंदरी नहीं है और उसे इस बात का पूरा एहसास भी है। क्या श्रीपति को इसकी जानकारी नहीं है? वह कोई अंधा तो नहीं? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पति ऐसी सुंदरी पत्नी के साथ घर गृहस्थी चलाते हैं उनके हृदय में जंगल की आग दहकती रहती है? इस बात पर गायत्री को गुस्सा तो आता ही है, अपमान और दुख से भी वह सुलगती रहती है। इस बेसिर पैर की आग में जल जलकर श्रीपति खाक हो जाएगा। घर में किसी परिचित पुरुष के मिलने आते ही उसका सारा कामकाज ठप हो जाता है, चाहे वे काम जितना भी जरूरी क्यों ना हो। मिलने आने वाले आदमी की उम्र के बारे में भी कुछ विचार करने की सुध बुध तक खो बैठता है। ऐसा सनकी है वह। अभी उस दिन की ही तो बात है, वह अपनी आंखों की जांच करवाने डॉक्टर के यहाँ जा रहा था कि इसी समय ममेरे बहनोई राजेन आ गए अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण पत्र देने। श्रीपति वहीं रुक गया। राजन ठहरे बातूनी किस्म के आदमी लड़कों के मोल तोल और बाजार भाव के बारे में कहते चले गए। रुकने का नाम नहीं और उठने की जरूरत नहीं। श्रीपति भी नहीं हिले। हालांकि डॉक्टर के साथ मिलने का समय पहले से तय था। आखिरकार श्रीपति का डॉक्टर के यहाँ जा पाना संभव ना हुआ। भाड़ में जाएं आंखें। आंखों की पुतली को अपनी आंखों से अलग कर पाने का कोई चारा भी तो नहीं था उसके पास। और ऐसी स्थिति में जबकि एक जोड़ी बेहया और लालची आंखें उससे निगल जाने को तैयार बैठी हो। गायत्री के मैके के यहाँ से उसके पिता और भाई को छोड़कर इस घर में और किसी का प्रवेश एक तरह से मना है। ऐसा किसी लिखित कानून में तो नहीं है, लेकिन अलिखित तौर पर इसका पालन होता रहा है। विवाह के बाद एक से एक नए चेहरे आ टपकते थे। अब कोई नहीं आता। उन लोगों ने जिस वजह से आना छोड़ दिया है वह है श्रीपति के चेहरे पर टंगी हुई गर्दन में धक्का मारकर बाहर निकाल देने वाली खामोश नोटिस। ये सब सहती चली आई है गायत्री, और यह बात सभी मन ही मन समझ गए थे। श्रीपति के मन में बैठी ये विष बुझी बात इस तरह से कभी उजागर नहीं हुई थी जैसा कि कल हो गई, लेकिन आज भी उसी नाटक को दोहराया जा रहा है। बात यह है कि अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान गायत्री की नृत्य और गीत में बड़ी साख थी। अपनी किशोरावस्था में उसने खूब नाचा था, खूब गाया था। वही गायत्री अब जैसे किसी कब्रगाह में दफन हो गई थी। अब 8 साल के बाद एक अनजानी सी मंडली ने उसकी कब्र को खोदकर उसे फिर से निकालने का संकल्प लिया है। इस मंडली ने ढेर सारा काम पूरा कर लिया है और इसके सदस्य यह बता गए हैं कि वे कल फिर आएंगे, धरना देंगे। ये छोकरे गायत्री के मैके वाले मोहल्ले से हैं। गायत्री की शादी के समय ये शोधे हाफ पैंट पहनकर कंचे खेला करते थे। अब सबके सब बड़े क्या हो गए हैं, बड़े लायक हो गए हैं और उन्होंने एक समिति बना ली है। पता नहीं क्या नाम है, बड़ा लंबा चौड़ा सा कोई सूखा राहत या बाढ़ पीड़ित कल्याण समिति बनी है। उसी समिति के तत्वाधान में भूखे लोगों की भूख मिटाने का जोरदार अभियान शुरू किया गया है और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पता नहीं इसमें टिकट लगाकर क्या सफेद शाह होगा और खाक तमाशा होगा। टिकट से मिला पैसा दान पुण्य के मद में जाएगा। खैर यहाँ तक तो ठीक था।
रुपए उगाने के लिए वे टिकट की एक गड्डी गायत्री को सौंप जाते तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। श्रीपति ना तो गरीब है और ना ही कंजूस, लेकिन बात इतने पर ही नहीं थमी। उनकी तो मांग ही कुछ और थी। वे तो गायत्री को चाहे थे। कहने लगे, गायत्री की आवाज चंदे की मोटी रकम से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए सारे आयोजन की करता धरता रेखा दीदी को भी वे सब साथ लिवा लाए थे और धरना देकर बैठ गई। उनका प्रस्ताव सुनकर गायत्री पहले तो खूब हंसती रही, फिर बोली, मैं अब गाना बाना क्या गाऊंगी भला? यह तो गनीमत है कि तुम लोगों ने नाचने को नहीं कहा। आखिर यह भी तो था तुम लोगों के प्रोग्राम में। अब गाना वाना सब भूल भाल गई हूँ रे। ये क्या कह रही हैं आप? सीखी हुई चीज भी भला भूलता है कोई? कोई नहीं भूलता। बूढ़ी हो जाने पर सब भूल जाता है। लड़कों की मंडली ठहाका मारकर हंस पड़ी। बूढ़ी और आप? अगर आप बूढ़ी हैं तो फिर रेखा दी क्या है? स्थविर या कि भिषुणी? रेखा दीदी की ओर ताक कर गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, रेखा दी की बात जाने भी दो। वे तो चिर तरुणी है। लंबी चौड़ी और चकोर काया वाली रेखा दीदी बस एक ही हैं। मैं किसी तरह खप गई थी और अब तक हाफ रही थी। अब उनके बोलने की बारी थी। ऐसा भला कैसे संभव है? लेकिन तेरी तरह बेवक्त बूढ़ा तो नहीं गई। और तू किसके गले मर गई रे? हाँ, शादी तो हर किसी की होती है, लेकिन सब तेरी तरह तो डूब नहीं जाते कि सारी दुनिया को भूल कर बस तुम और मैं ही करते रहें। ओ रेखा दी, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगी। क्यों ना कहूँ, 100 बार कहूंगी, मैं तेरी तरह रंग ढंग बदलने वाली नहीं। रेखा दी ने फिर नरम पड़ते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़, अब चल तो सही। गायत्री ये सब सुनकर हंसती रही, बोली, मैं साथ चल? क्या कह रही हो? और अभी इसी वक्त? कहाँ? जहन्नुम में, और कहाँ? रेखा ऊंची पड़ी। तेरी बात सुनकर तो देह में आग लग जाती है। इन लड़कों ने ठीक ही कहा था कि हमारे कहने से वह आएगी भी, और तभी मैं मर खपकर यहाँ तक आई। और इस बार हम सब कसम खाकर आए हैं कि अगर बाल खींचते हुए घसीट कर भी तुझे ले जाना पड़े तो हम वैसा ही करेंगे। तय है। बाहर कहीं निकलने के बारे में तो गायत्री सोच भी नहीं सकती थी। श्रीपति की अनुपस्थिति में श्रीमती गायत्री का जवान लड़कों के झुंड के साथ भटकते रहना और उनकी समिति के दफ्तर जाना, बाप रे! इसके बाद वह अपने घर वापस लौट भी पाएगी, लेकिन इस कड़वे सच को सबके सामने वह बता नहीं सकती। इसलिए उसने मजाक करते हुए कहा, भाई याद रखना कि इस घर के मालिक ठहरे वकील। तुम लोगों के नाम अनाधिकार प्रवेश, बल प्रयोग पूर्वक लूट मार और अपहरण जैसे मामलों में शामिल होने के लिए चार्जशीट तैयार कर दिया जाएगा। तू अपना वकील अपनी छाती से लगाए रख। रेखा दी तनिक उत्तेजित होकर बोली, हाथी घोड़े बिला गए सब, और मेंढक पछे कितना पानी। रेखा भट्टाचार्य हाई कोर्ट के जज तक को एक हाट में बेच सकती है तो दूसरे हाट से खरीद सकती है। विजय, तू जा गाड़ी स्टार्ट कर। तो गायत्री, चल फटाफट, मैं तुझे 1 मिनट का समय दे सकती हूँ। इतनी देर में साड़ी वाड़ी बदल ले और चाहे तो जूड़ा कस ले, बस। गायत्री जो भी बहाने ढूंढ ढूंढ कर जुटा रही थी, वे रेखा की बातों की बाढ़ में तिनके की तरह बह जाते थे। घर से 2-3 घंटे के लिए बाहर निकलना इतना मुश्किल है, वह इस बात को मानने के लिए अभी और कभी तैयार न थी। तू भी एक नंबर की घर घुसरी हो गई है रे, तभी तो घर से बाहर निकलने की जरूरत है। रेखा ने आगे जोड़ा, बड़ी भारी गृहस्थी है तेरी, मियाँ और बीवी, और उसका ऐसा रोना। अरे तुझे तो 24 घंटे नाचते रहना चाहिए, ताता दिन दिन। और दूसरी तरफ मेरा घर, जहाँ सुल्ताना डाकू के 4-4 जेबी संस्करण हमेशा ठाएं ठाएं और दिशंग करते रहते हैं, वहाँ भी मैं सिर उठाकर खड़ी हूँ
और तेरे मुकाबले तो सचमुच बहुत आज़ाद हूँ। गायत्री उससे और कहाँ तक जूझती। फिर भी उसने एक बार कोशिश कर देखा। बात मियाँ बीबी को लेकर ही तो है। जब वे घर पर आएंगे और देखेंगे कि पंछी पिंजरा छोड़कर उड़ गया तो वे बेहोश ही हो जाएंगे। अरे जाने भी दे, बहुत सुन चुकी हूँ वह सब। घर वापस आकर आंचल की हवा कर देना। एक बारगी ढेर सारा पुण्य कमा सकेगी। मैं कोई जानबूझकर ये बात नहीं कह रही, लेकिन सच तो यह है कि तू शादी के बाद एकदम जाम हो गई है। ये पतिवती साले किसी के नहीं होते और ना तो अपनी बीवियों को प्यार ही करते हैं, समझ ले। हाँ, रेखा दी ने अपनी मोटी गर्दन किसी तरह घुमाई और कहा, अरे कहाँ मर गई तेरी वह नौकरानी? अभी तक तो यहीं चक्कर काट रही थी। अरे सुन जरा। एक 14-15 साल की लड़की आकर खड़ी हो गई। अच्छा तू है? सुन, तू क्या कहती है इसे, बहुरानी, राजमाता या भाभी श्री? खैर जो भी बोलती हो, मैं इसे दबोच कर ले जा रही हूँ। बाबू साहब जब घर पर आए तो कहना घर में कुछ डाकू जबरदस्ती घुसाए थे। उनके साथ उनकी सरदारनी रेखाबाई भी थी। वे सब उन्हें पकड़ कर ले गए। तुम्हारे साथ बहस कौन करे? अरे बाबा, अब आज कुछ तय तो है नहीं, कल निकल पड़ेगी तुम लोगों के साथ। अरे ओ मौला, ले चल अब झटपट। तेरी कसम तो टूटने से बच गई। कल से छोरियों को रिहर्सल भी दिलवाना है। चल वहीं सब तय तमन्ना करें, किसको कैसे सजाना धजाना है। और ये छोकरे सब कमबख्त अपने अपने गलमुच्छों पर ताव देते फिरते हैं और ये कहकर मस्ती मारते हैं कि ये सब भार तो रेखा दी पर है, जैसे रेखा दी की ही सांस मरी है और अब ले देकर सिर्फ 4 दिन हाथ में है। तो अब गायत्री क्या करें? खैर, वे इस शर्त पर कार में बैठी कि उसे शाम के 5 बजे तक घर पर जरूर पहुंचा दिया जाएगा। हाँ बाबा हाँ, रेखा दी ने चुटकी ली। ओहो, तेरा भी खंबा बड़ा भारी है रे, एकदम हिलता नहीं। मैं तो भगवान से यही मनाऊंगी कि अगले 7 जन्म तक किसी वकील के पल्ले ना बंधना पड़े। क्या रोब है, दाब है। नौकरानी को 1000 तरह से समझा बुझाकर गायत्री घर से निकल पड़ी थी। आपको ले जाने में जितनी मेहनत करनी पड़ी है गायत्री दीदी, इसके मुकाबले गंधमादन पर्वत को उठा ले जाना कहीं ज्यादा आसान होता। अपनी सफलता पर खुश होते हुए एक लड़के ने सस्ती चुहल की। वैसे वीर हनुमानों के दल की क्षमता का पता तो चला? गायत्री ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसके सीने के अंदर जैसे बार बार हथौड़ी पटकी जा रही थी। उसे विश्वास था कि वह श्रीपति के आने के पहले ही घर लौट आएगी, लेकिन उसका यह विश्वास भी ना जाने कब कैसे जाता रहा। ऐसा ही होता है। सूखा राहत के दुख से द्रवित यह महामानव जिस तरह से चौकड़ी जमाए बैठे थे, उससे यह जान पाना मुश्किल ना था कि वे सब अपने किसी दोस्त की शादी में बाराती बनकर बैठे हैं। सबके सब अपनी अपनी परिकल्पनाओं में डूबे थे। हवाई मंसूबे, रंगारंग झाड़ फानूश जैसे ढेरों कार्यक्रम जिनकी कोई गिनती न थी। इसके बाद सब में कातर ब्योंत। आखिरकार शाम की काली छाया जब और गहरा गई तो गायत्री को ख्याल आया कि 5 तो कब के बज गए। 95 मिनट पहले। गायत्री एकदम असहाय हो गई। वह उठ खड़ी हुई, लेकिन चलने को तैयार होने के बावजूद पता नहीं और कितनी देर होगी। अगले दिन आने का वादा लेकर ही सबने उसे छोड़ा। घर पहुंचाने कौन जा रहा है? रेखा दी ने पूछा। जवाब में किसी ने कहा, अपने शिवाजी भाई गाड़ी लेकर तैयार हैं। शिवाजी? यह कौन है भला? गायत्री को ऐसे किसी आदमी के बारे में कुछ मालूम नहीं। क्या पता वह इन लोगों की उम्र का है या इनसे बड़ा और बुजुर्ग है। जो भी हो, ये सब सोचकर गायत्री का कलेजा कांप गया। उसकी कहीं घनी मूछ दाढ़ी तो नहीं? उसे मालूम है कि श्रीपति जब इन छोकरों को ही बर्दाश्त नहीं कर पाता तो इस शिवाजी भैया को कितना झेल पाएगा। एक तो शिवाजी और ऊपर से भैया, सोने पर सुहागा। गायत्री ने बेचैनी भरे स्वर से पूछा, क्यों? तुम में से कोई साथ क्यों नहीं चलता? उस भले आदमी को क्यों मेरी खातिर परेशान कर रहे हो? हाय रे अनजाने और अनदेखे। गायत्री की बात खत्म होने के साथ ही बाहर से एक लड़का आया और सामने खड़ा हो गया।
जिसे थोड़ी देर पहले भले आदमी का जामा पहनाया गया था, उसने बताया कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता उसे दिन में 2 बार घर से ले आने और घर छोड़ आने का भार उसी पर है। आइए मैडम, उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं। उसने तो बेधड़क अंदाज में गायत्री से निश्चिंत होकर चलने का अनुरोध किया, लेकिन गायत्री की चिंता केवल उसकी भलमनसाहत को लेकर ही नहीं थी, बल्कि उस परेशानी को लेकर थी जो भद्रता की आड़ में सामने आती है। रेखा दी का जीवन सचमुच कितना मुक्त है, उससे तो केवल ईर्ष्या ही की जा सकती है। उसके सामने गायत्री और अपने जीवन के अपमानजनक पहलू पर भला खुलकर कैसे चर्चा कर सकती है। उसे कैसे बता सकती है कि शिवाजी के साथ गाड़ी में अकेले जाने के प्रस्ताव को सुनकर उस पर जैसे आसमान ही टूटकर गिर पड़ा है। नहीं, ये सब उसे नहीं बताया जा सकता। और आसमान के टूट पड़ने के भय को अपने मन से निकालकर वे बिना कुछ बोले कार में जा बैठी। कल आ रही है ना तू? रेखा दी के इस सवाल को टाल जाना गायत्री के लिए बड़ा मुश्किल था। उसने बनावटी गुस्से के साथ कहा, क्या होगा यहाँ आकर? काम काज तो कुछ होना नहीं है, ले देकर वही अड्डेबाजी। मैं कल नहीं आ रही। ना आने पर आपको यूं ही बख्श दिया जाएगा? शिवाजी ने हंसकर कहा। सूखा राहत के लिए जी जान लड़ाने वालों को ठगना या ठेंगा दिखाना इतना आसान नहीं। गायत्री को कोई अच्छा सा उत्तर नहीं सूझा, इसलिए वह चुप ही रही। उनकी मानसिकता अभी इस तरह की नहीं थी कि शब्दों को ठीक से नाप तोल कर और सहेज कर रख सके। पता नहीं आज भाग्य में क्या बदा है, और शाम भी कमबख्त वही ढलती है जहाँ भूत राम का भय होता है। गाड़ी से उतरते ना उतरते ही वह श्रीपति के सामने खड़ी थी। रेखा दी खुद पहुंचा गई। ऐसा ही कोई बहाना बनाकर वह आज की इस यात्रा को निरापद बना रखेगी, लेकिन इस बात की भी कोई गुंजाइश नहीं रही। हालांकि यह भी सच था कि शिवाजी कोई दैत्य या दानव नहीं था, एक साधारण सा युवक ही था। उम्र में गायत्री से 2-4 महीने छोटा ही होगा। श्रीपति घर के सामने पैदल टहल रहा था। घर आते ही उसने नौकरानी के मुंह से गायत्री के गायब होने की सभी कहानी सुन रखी थी, और इसके बाद पिछले 2 घंटों से वह पिंजरे में बंद भूखे शेर की तरह चल रहा था। उसने जब से ना तो हाथ मुंह ही धोया था और ना जलपान ही किया था। इस छोकरे को यार बनाकर कहाँ से पकड़ लाई? गायत्री कुछ समझ ना पाई। एकदम लोटन कबूतर जैसा लग रहा था। गायत्री ने तब तक थोड़ा साहस बटोर लिया था। मन ही मन में उसने तिनक कर कहा, यह क्या उल्टा सीधा बकरे जा रहे हैं? वह एक भला सा लड़का, हाँ एकदम दूध पीता बच्चा ही जान पड़ा। खैर कहाँ से आ रही हो? जहन्नुम से। गायत्री के मन में आया कि यही कह दे, लेकिन वह बोल ना पाई। श्रीपति को कहाँ कौन सी बात खल गई है वही जाने। तभी उसने अपनी नाराजगी को छिपाते हुए कहा, कुछ ना पूछो, आज अचानक दोपहर को अच्छी खासी मुसीबत गले आ पड़ी। पहले से ना कुछ कहा ना कुछ बताया, और रेखा दी आ टपकी, और फिर जबरदस्ती गले पड़ गई। ढेरों बहाने बनाए कि टल जाए, पर वे टस से मस हो तब ना। टालने की इच्छा हो और गले पड़ी मुसीबत ना टले, मैं ऐसा नहीं मानता। श्रीपति का तेवर वैसा ही बना रहा। आखिर माजरा क्या था, जरा मैं भी तो सुनूं। अचानक रेखा दी के प्यार में ज्वार कहाँ से आ गया? बासी कड़ी में उबाल की तरह। आखिर कोई बात तो होगी। गायत्री ने खिन्नता दिखाई। आखिर तुम किसकी इजाजत से दर्जन भर छोकरों के साथ हाय हाय करती हुई घर से बाहर निकल गई? श्रीपति के स्वर में विष बुझा व्यंग्य था। यह ठीक है कि श्रीपति इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, और यह भी सही है कि ऐसा कुछ कहने का मौका भी गायत्री ने उसे कभी नहीं दिया। मौके बेमौके वे अपने मैके तक नहीं जाती, और ना तो रास्ते पर आने जाने वाले रेड़ी वाले या फेरी वाले को ही कभी बुलाती है। मैं ठहरी एक खरीदी हुई दासी, यह मैं नहीं जानती थी। कहती हुई गायत्री खिड़की के सामने खड़ी हो गई ताकि थोड़ी खुली हवा मिल सके। और नहीं तो क्या हो, बस गज भर लंबी जुबान चलाती रहती हो। तुम्हें पता है कि मैं ऐसे लफड़े एकदम पसंद नहीं करता। आखिर ऐसा क्या था कि रेखा दी को तुम्हारी ऐसी जरूरत पड़ गई?
मैं भी तो सुनूं। गायत्री ने सब कुछ झेलते हुए एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, रेखा दी नहीं, मेरे मैके के इलाके के कुछ लड़के एक चैरिटी शो कर रहे हैं जिसमें मुझे गाना गाना है। अच्छा, सिर्फ गाना गाने के लिए? एक कुटिल और काली मुस्कान के साथ श्रीपति ने कहा। नाचने को नहीं कहा? पूरे देश में और कोई गायिका नहीं मिली है ना? शायद तुम जैसी कोई गायिका नहीं मिली होगी। गायत्री के चेहरे पर गर्व का भाव था, लेकिन श्रीपति की मानसिकता ऐसी ना थी कि वे इन बातों को हंसी में उड़ा दे। उसने मुंह बना लिया और जहर उगलने लगा। रूप से रिझाना और गाने सुनाकर पैसा कमाना भले घर की बहू बेटियों का काम नहीं, समझी? ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो, समझ गए? गायत्री ने भी उलट कर कहा। वहां खड़ी नौकरानी मुंह बाए सब कुछ सुन रही थी। और तुम ये किसे सुना रहे हो? आजकल कौन नहीं करता ये सब? जी हाँ, हर कोई करती है। फैशनेबल घरों की 2-4 औरतों की बेहया हरकतें देख देख कर तुम लोगों की आंखें चौंधिया गई हैं बस। और ये बात गांठ बांध लो और उन दूध मुंहे बच्चों को भी समझा दो कि यहाँ उनका खोटा सिक्का नहीं चलेगा। सालों को और कोई जगह नहीं मिली। गायत्री ने संयत स्वर में कहा। अब उनसे ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने वादा किया है। वादा किया है? अच्छा, फिर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग ही फिर गया है। कल आए तो 2 टूक जवाब दे देना कि मेरे पति को यह सब पसंद नहीं। ऐसा भी कभी कहा जा सकता है? यह सुनकर तो श्रीपति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह फूट पड़ा। यह बात नहीं कही जा सकती कि पति को यह सब पसंद नहीं। घर की बहू 1500 लोगों के सामने स्टेज पर ठुमके लगाएगी, गाने गाएगी, तो सबको बड़ा अच्छा लगेगा ये सब। कोई अगर इसे बुरा बताए तो बुरा ही जान पड़ेगा। मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं देखती। गायत्री ने अपने मन प्राण की सारी शक्ति को बटोर कर कहा। तुम भले ना देखो, मैं तो देख रहा हूं, समझी? और अब ज्यादा जुबान मत चलाओ। लेकिन सिर्फ कह देने से ही बात बन सकती है कहीं? ताश के खेल की तरह एक पत्ते के बाद दूसरा पत्ता फेंका जाता है। अगर बीवी ऐसी खूबसूरत हो तो पति के कलेजे में हमेशा जलती रहने वाली जंगली आग सा श्रीपति की बात का एक दूसरा सिरा फिर सुलग उठा। किसी भले आदमी के घर में आने के लिए अच्छा समय निकाल लिया है। दोपहर के सन्नाटे में दूध पीते बच्चे हैं ना, अभी तक दूध के दांत नहीं टूटे। मेरे सामने आते ऐसा मजा चकाता कि याद रखते। कैसा? जरा मैं भी तो सुनूं। धक्का मारकर बाहर निकाल देते। जरूरत पड़ने पर वह भी करता, और गर्दन पकड़कर बाहर खदेड़ देना तो कुछ भी नहीं है। उन शोधों का यही इलाज है, चाबुक। घुमा फिरा कर वह ऐसी ही बातें करता रहा। श्रीपति को होश नहीं था कि वह क्या कह रहा है, और आखिरी बात कहकर जो वाक्य जड़ देता था वह तो जैसे मर्म को और भी बुरी तरह छील देता था। पति को यह सब पसंद नहीं, इस बात की रट लगाने वाली का सिर कैसे झुका दिया जाता है, और ऐसी स्त्रियों का स्वभाव और चरित्र कितना ऊंचा होता है, श्रीपति को इस बारे में अच्छी तरह मालूम है। और उन्हें बस में करने का एक ही उपाय है, जूता। और श्रीपति ने इसी से अपनी बात खत्म की। बात इस तरह खत्म की गई थी कि गायत्री को आगे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। आधी रात बीत जाने पर भी वह जगी हुई थी और यह हिसाब लगा रही थी कि आधी बोतल स्पिरिट से दहकी साड़ी अच्छी तरह भीग सकती भी है या नहीं, या फिर एक मोटी सी रस्सी का जुगाड़ कहीं से किया जा सकता है या नहीं, या कि 2 तल्ले वाली मुंडेर से नीचे फुटपाथ की दूरी कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं। और अगर रात के दूसरे पहर में किसी को अचानक मौत को गले लगाने का जी करे तो वे क्या खाए कि उसे मुक्ति मिले, ऐसा ही कोई शर्तिया आइडिया। हालांकि ये सारे फितूर पिछले दिन की परेशानी से जुड़े थे और तब तक परेशान करते जा रहे थे जब तक कि नींद ना आ जाए और दिमाग की नसों में खौलता खून जब तक ठंडा ना हो जाए। सुबह नींद खुलने पर हाथ मुंह धुलने और नित्य कर्म में कोई कोताही नहीं हुई। सिर पर काम भी कम नहीं, ना तो कोई रसोइया है और ना ही कोई नौकर।
श्रीपति की अर्थ नैतिक असुविधाओं के चलते कोई अर्थ नैतिक असुविधा नहीं है। वे इस घर के सारे काम आषाढ़ के बादल वाले तेवर के साथ निपटा रही थी। अब बरसी कि तब बरसी, उसने पूरी तरह सब कुछ तय कर रखा था। भाड़ में जाए ये 2 कौड़ी की जिंदगी और इससे जुड़े तमाम सवाल, भले बुरे। कल कह दूंगी कि मेरा कहीं आना जाना संभव नहीं। बस घर की नौकरानी, उसका साहस भी रातों रात इतना बढ़ गया कि टपक पड़ी। कल तो बाबू साहब ने बड़ा ही जुल्म ढाया भाभी पर। और कैसे नहीं ढाए। इन मर्दों का शक बड़ा खराब है भाभी जी। तुम्हें मालूम नहीं भाभी, हम अपने ही घर की बात बताए रहे हैं। थोड़ा सा भी शक हो गया तो मार मार कर पसली ढीली कर देते रहे। तुम लोगन तो बड़े घर की बहू बेटी हो, तभी देह को कोई हाथ नहीं लगाता है। अपमान का यह घूंट भी उसे खामोशी के साथ पीना पड़ा। क्या करे वह? विरोध करे, प्रतिवाद करे? इससे तो उससे और भी अपमानित होना पड़ेगा। सुबह से ही श्रीपति ने कुछ नहीं कहा है, गुस्से के चलते नहीं, बल्कि साहस की कमी की वजह से। उसने गायत्री के तेवर को भांप लिया होगा। कल की झड़प सचमुच बड़ी तीखी हो गई थी। उसका जी बड़ा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। कम से कम उसके प्यार में कोई खोट तो ना था, और जैसा था सामने था। कचहरी जाने के पहले उसने पता नहीं कहां से साहस बटोरा और बोला, ये छोकरे आज भी तुम्हारा सिर खाने आएंगे। उनसे कह देना कि तबीयत खराब है बस। अरे ओ सखिया, चल अंदर से दरवाजा बंद कर ले। श्रीपति के चले जाने के बाद गायत्री ने नौकरानी से कहा कि वह खाना खा ले। इसके बाद वह अपने कमरे में जाकर बिछावन पर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसकी नींद तब टूटी जब नौकरानी ने पास आकर कहा, भाभी जी खाना तो खा लो। मैंने कहा था ना तू खा ले। इतना कहती हुई गायत्री उठ खड़ी हुई। तभी सामने आईने पर उसकी निगाह पड़ गई। उसने आईने के सामने खड़े होकर काफी देर तक अपने को निहारा, बिल्कुल पास से, मुड़कर, अगल से, बगल से। आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खूबी है जिसके कारण श्रीपति मन ही मन सहमा रहता है? उसे तनिक भी चैन नहीं। इससे तो अच्छा था कि वह एक दुबली पतली मरियल सी औरत होती। श्रीपति को इस डर से छुटकारा तो मिलता कि सारी दुनिया उसकी तरफ आंखें फाड़े या मुंह बाएं देख रही है, और खुद गायत्री भी निश्चिंत रहती। मान लिया कि उसे चेचक हो जाए और उसका चेहरा मोटे मोटे भद्दे दाग से भर जाए। कड़ कड़ तक डंग। गायत्री की नितांत अपनी दुश्चिंताओं के बीच तभी ये कैसा आघात हुआ। कौन होगा? शिवाजी होगा? इस समय उसके सिवा और कौन होगा? चेचक के दाग से कुरूप और हाड़ पंजर के रूप में कुत्सित हो जाने की तैयारी को स्थगित रखकर उसने जल्दी जल्दी बालों पर कंघी फेरी और फिर पहनी हुई साड़ी उतार कर नई डोरिया साड़ी निकाल ली। उसे पहनते पहनते ही वह नीचे उतर आई। नौकरानी ने तब तक दरवाजा खोल दिया था। सामने सिर्फ शिवाजी ही नहीं, रेखा दी भी खड़ी थी। उन दोनों के सामने गायत्री को कहना था, मेरा जाना संभव नहीं। इसकी वजह यह है कि मेरे पति ये सब पसंद नहीं करते। अगर उस समय गायत्री का गला भी काट दिया जाता तो क्या उसकी जुबान से यह बात निकलती? गायत्री को देखा नहीं कि रेखा दी चालू हो गई। अच्छा, तो अब जाकर महारानी की नींद टूटी। वाह क्या कहना। दरवाजे की कुंडी हिलाते हिलाते मेरी कलाई पर बल पड़ गए। हाय, अब देखना है श्रीमती जी का चलने के बारे में क्या इरादा है। चलोगी ना? अच्छे बच्चे की तरह सिर हिलाकर एक भोली मुस्कान के साथ गायत्री ने कहा, ना जाने पर तुम लोग मेरी जान को थोड़े ना बख्श दोगी। दोपहर के समय थोड़ा आराम कर लेती थी, उससे भी हाथ धोना पड़ा। पता नहीं कल कैसे लुटेरों का हमला हुआ। कल रात घर लौटी तो देखा बीवी की गैर हाजिरी में मियाँ का मिजाज ही उखड़ा हुआ है। चाय नहीं पीनी, खाना नहीं खाऊंगा तो नहीं चाहिए, जरूरत नहीं, यही सब नखरे तिल्ले। आज तो मेरी किस्मत में मार ही लिखी है।
और कुछ नहीं तो मुंह पर भडाम से दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा। गायत्री कह रही थी और हंस हंस कर दोहरी भी हुई जा रही थी। चलो, जो नसीब में लिखा है वह तो होकर रहेगा। गायत्री आगे बढ़ाई और बोली, सुखिया दरवाज़ा बंद कर ले। लेकिन इसी बंद दरवाजे को खुलवाकर क्या वे इस घर के अंदर आ पाएगी, या कि यह दरवाज़ा इस जन्म में फिर खुलेगा भी? श्रीपति क्या उसे दोबारा अपने घर में घुसने भी देगा? क्या पता, उसे मारे पीटे। इनमें से कुछ भी हो सकता है, सब संभव है। उसकी नौकरानी की यही धारणा कि बड़े घर की बहू बेटी की देह को कोई हाथ नहीं लगाता, एकदम गलत थी। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, या फिर अचानक किसी खास दिन के लिए नहीं, हर दिन किसी न किसी बहाने भरी दोपहर को गायत्री घर से बाहर निकल जाएगी, गाने का रियाज करने और करवाने, और अंत में वह स्टेज पर सज धज कर गाना गाएगी, जिसे सुनने के लिए वहाँ हजारों लोग इकट्ठा होंगे। इस बात पर भी श्रीपति का दिमाग कैसे खराब ना हो, तो फिर किस बात के लिए हो? गायत्री भी इस मामले में क्या करती? उसने सुबह से ही कई कई बार कस्में खा रखी है कि कोई बुलाने आया तो वे साफ मुकर जाएगी, उन्हें खाली हाथ लौटा देगी और कहेगी, मैं लाचार हूँ, किसी की लौंडी हूँ, मेरे मालिक यह सब पसंद नहीं करते। लेकिन वह यह सब नहीं कह पाई। दूसरों के सामने अपना सिर कहीं इस तरह नीचा किया जा सकता है? वह श्रीपति के हाथों भले ही पिट जाएगी, लेकिन लोगों की निगाह में नहीं गिर सकती। हो सकता है अपने जीवन को इसी तरह तबाह कर देना पड़े, दुत्कार सहनी पड़े, फटकार झेलनी पड़े, और यह भी संभव है कि उसे जूते खाने पड़े। लेकिन वह अपनी घिनौनी और बेहुदी घरेलू जिंदगी के बारे में लोगों को तनिक भी संकेत नहीं देगी। ऐसा होने को हुआ तो वह तमाम लोगों के सामने जी जान से ऐसा चटक रंग चढ़ाएगी जिससे कि उनकी आंखें चौंधी आ जाए। इसके सिवा वह और कर भी क्या सकती है? और सिवा इसके उपाय भी क्या है? तो क्या वह बगावत कर दे? पगली कहीं की, आखिर वे कोई बच्ची नहीं रही। विद्रोह का झंडा उठाकर और लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका देकर, श्रीपति को 10 लोगों की नज़रों में गिराकर, आखिर वे किस बूते पर लोक समाज के शिखर पर चढ़ पाएगी? एक ऐसी पत्नी के रूप में जो पति को अपने आंचल में न बांध पाई, और जिस पर लोग बाग तरस खाएं या उसकी कोई कदर ही ना करे। ऐसी स्थिति में अपनी सूने आंचल की गांठ को और भी बढ़ाकर बांध रखने और लोक समाज के सामने उसे दिखाने से बचने का आखिर क्या उपाय है? तो आप सुन रहे थे आशा पूर्णा जी की लिखी कहानी जो नहीं है वही, और इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।